अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 ओडीआई मैच सीरीज़ का तीसरा और आखिरी और फैसला कुन मैच आज कराची में खेला जाने वाला है। वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन द सेकंड वनडे इंटरनेशनल। पाकिस्तान को शिकस्त हुई न्यूजीलैंड के हाथों और इवेंचुअली कुछ हद तक एक हद तक वन साइडेड मैच भी बन गया था ये, क्योंकि बड़े मार्जिन से हरा दिया न्यूजीलैंड ने, जैसे हमने उनको हराया था पहले मैच में 6 विकेटों से। अब साथ साथ आज ये जब तीसरा मैच खेला जाएगा तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने वाली कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। कभी इम्कान है कि वही प्लेइंग 11 होगी जो पहले 2 मैचेस में हमें देखने को मिली थी, क्योंकि ये तीसरा फैसला कुन मैच होगा तो हम फुल स्ट्रेंथ पर जाना चाहेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। मैच पर तो बात करेंगे ही अभी, क्योंकि टाइम है तो साइड स्टोरीज भी चल रही हैं। सबसे टॉप स्टोरी इस वक्त जो चल रही है वो है चेंज ऑफ कैप्टनसी की। उस पर बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। सिक्कू भाई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आलिया से उनका ओपिनियन लेकर आता हूँ। आलिया, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक चीज़ तो ये है कि क्या कप्तान चेंज करने की ज़रूरत है, एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है कि अगर कप्तान चेंज होता है तो क्या आप एक्सट्रीम पे चले जाएं और तीनों फॉर्मेट्स में चेंज कर दें, या फिर थोड़ा सा बैलेंस रखें? देखिए, कप्तान जो है वो 2 फॉर्मेट जो हैं उसके अंदर चेंज करना हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि जी टेस्ट मैच में आप किसी और को चांस दें, जैसे कि नाम ज्यादातर आ रहा है शान मसूद का, कि उनका चांस बन रहा है कि उनको कप्तान बनाया जाए, तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि अगर आपने चेंज ही करना है तो फिर आप सरफराज को बनाएं। ठीक है, एक तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, फिर वो एक सीनियर प्लेयर हैं, फिर उनकी एक परमानेंट प्लेस जो है वो टेस्ट में कम से कम अपनी जगह हो जाएगी। बेसिकली आलिया, आप ये कह रही हैं कि चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज ना हो, क्लेवर चेंज हो, सेंसिबल चेंज हो। हाँ, कोई लॉजिक हो ना उसके पीछे के क्या है। मुझे तो माफ कीजिएगा मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा इशू बाबर आजम की जो अंग्रेजी है उससे हो रहा है कि वो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाके उस तरह अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, गलतियां होती हैं। इवन अगर शान मसूद भी बनेंगे तो जाहिर है नए कप्तान होंगे तो उनसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन इस मौके पे जब आपकी वाइट बॉल क्रिकेट जो है वो बिल्कुल एक तरह से सेटल्ड है, क्योंकि आप देख लीजिए ओडीआई की परफॉर्मेंस आपके सामने है। बाबर आजम की कप्तानी में आपने मैक्सिमम मैचेस जीते हुए, और दूसरी तरफ T20 में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो मसाइल थे भी आलिया T20 के, वो भी स्क्वाड से रिलेटेड ज्यादा थे, कैप्टनसी से रिलेटेड इश्यूज थे, लेकिन ऐसे नहीं थे कि वो मैच के डिसीजन पर असरअंदाज हो। आप दोनों ही हमारे साथ तो जरा सिंगल डबल करते हैं। पाकिस्तान टीम में तो ओडीआई में सिंगल डबल नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ हम सिंगल डबल कर सकते हैं। सिकंदर, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे? फिर हम आलिया को भी उनका भी मैं नहीं समझता कि वो इंग्लिश वाला मामला है। इंग्लिश वाला मामला है जो आलिया ने सरफराज की बात की, टोटली एग्री। देखें, शान ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। वो मेरा शागिर्द है, मगर मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया उसने इस टेस्ट क्रिकेट की जो सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड के, जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, उसको इतना अच्छा मौका मिला, सब कुछ हुआ, हमने सब ने उसको प्रमोट किया, एवरीबडी सपोर्टेड हिम, बट ही डिड नॉट परफॉर्म। जो फैक्ट है, मैं किसी के दोस्ती नहीं करता, कोई मेरा फूफी का बेटा नहीं है, जो हकीकत होती है हम वो बयान करते हैं हमेशा से ये मेरा उसूल रहा है। तो सरफराज की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर बनाना है तो फिर आप सरफराज को बनाएं, एकदम से आप उसको ना ले आएँ। फिर मेरे जहन में चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं कि कौन प्रेशराइज कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। दूसरी बात क्या हो रही थी, हाँ, वनडे और T20। हाँ, आज इत्तेफाक से मुझे एक मेरे पुराने दोस्त का फ़ोन आ गया। वो साहब जो थे प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड में जब क्रिकेटिंग चेयरमैन थे उनके दौर में वो वहाँ पे थे। मैं नहीं पोजीशन बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा वो कौन साहब थे, क्या था। अचानक उनका आज फ़ोन आ गया 2 साल बाद। मैं सरप्राइज़ हुआ, मैंने कहा जी आपका फ़ोन आ गया। अब वो सारी वो बातें कर रहे थे जो हम करते हैं। वो यही कह रहे थे कि कप्तान वो सही नहीं कर रहा, वो यही कह रहे थे कि जी ग्रुपिंग हो गई है टीम के अंदर। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था कि नॉट ओनली इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को ये भी इशू लग रहा है मुझे कि उधर उन्होंने एक ग्रुप सा बना लिया है, वो उसी को रोटेट करते हैं लड़कों को। तो वो सारी बातें हैं कि जी वहाँ पे ग्रुप बन रहा है, कप्तानी वो अच्छी नहीं कर रहा, उसका वो नहीं है, बैलेंस नहीं है, फला नहीं है। तो मैंने उनसे ये पूछा, हजरत आप तो वहाँ थे, आपने क्यों नहीं बात की? आप तो रमीज़ राजा के साथ बैठे हुए होते थे सारे वक्त। उन्होंने कहा यार वो हमारी सुनता ही नहीं था। उसका ये कहना था कि जो क्रिकेटिंग जो हमारे चेयरमैन थे उनका कहना था कि जिस तरह इमरान खान के पास पूरी पावर थी, इसी तरह मैं समझता हूँ ये पूरी पावर जो है बाबर को दे देनी चाहिए। भाई, एक लोगों की पर्सनैलिटीज़ तो देखें।
कहाँ इमरान खान, कहाँ बाबर, बाबर से तो गुफ्तगू नहीं होती। और फिर हम पर्सनालिटी से हटके भी बात करें, हम डिसीजंस को देखें, जो डिसीजंस किए जा रहे थे। आप उस्मान कादिर को कैरी करते रहे, इवन व्हेन यू हैव अ टैलेंट लाइक उसामा मीर जो कि डगआउट में बैठा हुआ था। फिर हम उससे भी पीछे चले जाएं, ये वाली रिजीम नहीं थी, एक अलग ही रिजीम थी। उसमें भी हम देख रहे थे कि मोहम्मद नवाज का ऑप्शन आपके पास था, लेकिन टीम में खेल कोई और रहा था। तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से होती आई हैं। बट आलिया, अगर हम इस मुद्दे पर रहें, इस पॉइंट पर रहें कि कितने फॉर्मेट्स में कैप्टनसी चेंज करने की जरूरत है, तो आपका ओपिनियन तो मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि रेड बॉल क्रिकेट में आप नया कप्तान रखें, वाइट बॉल क्रिकेट में बाबर को ही कैरी करने दें, और ये सेंसिबल लगता है। जी देखिए, बिल्कुल ये सिक्कू को याद होगा कि इमरान खान का और हसीब एहसन का एक बड़ा जबरदस्त झगड़ा हुआ था। वो चीफ सिलेक्टर थे हसीब एहसन साहब, और वो भी बड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी उनकी भी, और सिलेक्शन के ऊपर ये झगड़ा हुआ था, क्योंकि इमरान खान से झगड़ने का कोई तस्वुर भी उस जमाने में नहीं कर सकता था जिस जमाने में ये बात हुई। और ये बहुत, चूंकि हम लोग सब कवरेज करते थे तो हमारे सामने भी कुछ चीजें हुई। तो पॉइंट पता क्या है कि ये एक प्रोफेशनल चीज है ना, तो कप्तान जो है वो इतना ज्यादा वो करे, ओवरली डोमिनेट करे कि सिलेक्शन टीम या चीफ सिलेक्टर आपका साइड पे हो जाए, जो कि हमने देखा है अभी माजी में होता रहा है। ठीक है, जहां तक दूसरी चीजों की बात है, मिसाल के तौर पे उसामा मीर इसलिए आए हैं कि आपके पास शादाब अनफिट थे। ठीक है, अगर शादाब होते तो फिर यकीनी तौर पे उसामा को कोई घास नहीं डालता। हालांकि जो कि ज्यादती है, परफॉर्म किया है, जो कि ज्यादती है, जाहिर सी बात है। यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई आदमी परफॉर्म कर रहा है तो उसको चांसेस मिलने चाहिए, वो स्पेस क्रिएट होनी चाहिए, या रोटेशन पॉलिसी भी होती है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपका टैलेंट है ना, आपके मुल्क का टैलेंट है, आपको तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में उसामा मीर जैसा बॉलर सर्व करके दे सकता है, मैच विनर बन सकता है। आप मुझे बताएं, हमारी इस वक्त जो कंडीशंस हैं वो स्पिनर्स की हैं। हम तीसरा अब्रार को क्यों नहीं बुला लेते? हम अपने मुल्क में खेल रहे हैं ना, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमारे सिलेक्टर या हमारा कप्तान क्यों नहीं तीसरे स्पिनर को बुला लेता, अगर वो आपको सर्व करके दे सकता है इन कंडीशंस के मुताबिक? तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। ये मतलब वही बात है ना कि किसी की पर्सनल टीम तो नहीं है, आपने इंटरेस्ट को सामने रख के देखना है। लेकिन ये डिसीजन जो है बेसिकली कप्तान को और चीफ सिलेक्टर को, मैनेजमेंट को ही लेने होते हैं। अब मैनेजमेंट की भी तब्दीली का टाइम आ गया, इसलिए मेरा ख्याल है सकलैन भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए चीजें। चलिए आलिया, हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। हम ये भी कह देते हैं, चले कोई एक टीम या कोई एक फर्द डिसीजन ना ले, इट्स अ टीम एफर्ट। सबको मिलके बैठना चाहिए, सबकी राय उसमें शामिल होनी चाहिए और मेरिट की बेसिस पर डिसीजन होने चाहिए। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिकंदर बख्त और आलिया तो अपनी राय बता रहे थे हमें। याया से हम पूछ लेते हैं कि उनको खबर क्या मिली है, कि याया होने क्या जा रहा है, क्योंकि काफी अजीब व गरीब खबरें उड़ रही हैं इस वक्त। किस हवाले से दानिश? कैप्टनसी की चेंज के हवाले से याया। कप्तान तो चेंज आपको करना पड़ेगा, और उसकी बुनियादी वजह यह नहीं है कि रिजीम चेंज हो गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाबर आजम पिछले 2 साल से पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं। और आपको मैं 2-3 अगर मिसालें देना चाहूँ, इंग्लैंड का टेस्ट मैच मुल्तान का आप देख लीजिए, जहां पर आखिरी विकेट के ऊपर 78 रन किए मार्क वुड के साथ जेम्स एंडरसन ने। वहां पर बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सवाल उठा। उसके बाद आप दूसरा टेस्ट मैच देख लें जो कि पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन आखिरी विकेट के ऊपर 104 रन एजाज पटेल के साथ जो है वो मैट हेनरी ने स्कोर किए, और वो 104 रन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुए इस टेस्ट मैच के अंदर। बाबर आजम पिछले 2 साल से पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और बाबर आजम 3 फर्स्ट क्लास मैचों के तजुर्बे के साथ सिर्फ इसलिए कप्तान बनाए गए क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया था एहसान मानी साहब को कि जी आप कप्तान बना दें। एहसान मानी साहब ने अपने पहलू में बिठाकर सरफराज अहमद को कहा था कि सरफराज अहमद सिर्फ व्हाइट बॉल के कप्तान नहीं है बल्कि वो रेड बॉल के कप्तान भी होंगे। मैं इसलिए थोड़ी सी आपको तमीद बांध रहा हूँ, ये वो सरफराज अहमद है जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 11 T20 सीरीज जीती थी और सिर्फ एक सीरीज पाकिस्तान हारा, उनको कप्तानी से हटा दिया गया। आखिरी टेस्ट मैच वो 10 शिकार करते हैं और 1 मिस सेंचुरी करते हैं, आखिरी वनडे सीरीज को जीतते हैं श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन उनको सिर्फ कप्तानी से हटाया नहीं जाता, उनको टीम से भी बाहर कर दिया जाता है। या हम तो हम इत्तेफाक कर रहे हैं कि टेस्ट कैप्टनसी हटनी चाहिए, बाबर के हाथों से जानी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है तीनों फॉर्मेट्स में आपको कप्तान चेंज करने की जरूरत है या सिर्फ टेस्ट में कप्तान चेंज करने की जरूरत है?
नहीं दानिश, मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों फॉर्मेट में कप्तान नहीं होना चाहिए, ये एक फॉर्मेट में कप्तान होना चाहिए। मैं सिर्फ ये सारी मिसालें देने का बुनियादी मकसद ये जिस तरह एहसान मानी ने अचानक ये फैसला किया कि जी ठीक है कप्तान, तो अब इतना शोर क्यों मच रहा है कि अगर शान मसूद को वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया था? ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इस्तेकाक है कि वो किसको कप्तान रखते हैं, किसको कप्तान नहीं रखते। नहीं, उसके पीछे भी कुछ सेंस होना चाहिए ना याहिया, कि आप कप्तान किस बेसिस पे बना रहे हैं या वाइस कैप्टन किस बेसिस बना रहे हैं, क्या उस लड़के ने परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या उसकी टीम में भी जगह बनती है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये कह देना कि जी मैं चेयरमैन हूँ तो मैं इसको कप्तान बना दूंगा, ये मेरी मर्जी है, ये तो थोड़ा सा नाजायज लगता है। या एक ब्रेक ले लेते हैं याहिया, वी विल टॉक अबाउट इट, बहुत टाइम है हमारे पास, 3 बजे तक हम अपने नाज़रीन के साथ हैं, सो वी विल टॉक अबाउट दिस चेंज ऑफ कैप्टनसी की। ये एक ऐसा इशू है जो आजकल काफ़ी गर्म हुआ है और हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। एवरीबडी वांट्स टू नो कि कितने फॉर्मेट्स में कैप्टनसी चेंज हो रही है। सिकंदर बख्त, आपने आलिया रशीद की भी राय सुन ली, याहिया की भी राय सुन ली, आप क्या समझते हैं आपके कितने फॉर्मेट्स में चेंज होना चाहिए और फिर कितने फॉर्मेट्स में नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो फॉर्मेट की बात नहीं है, आपने ये देखना है कि उसको कप्तानी का कैलिबर है या नहीं है। अभी जो बात हो रही थी सरफराज की, एक तो ये पॉइंट है कि वी ऑल एग्री कि टेस्ट पे तो सब एग्री कर रहे हैं, उसको एक तरफ रख दें। आप ये देखें कि ये ज़बरदस्ती किसी को कप्तान है, मैं सिटी साहब से फिर कहूँगा कि देखें आप किसी को ज़बरदस्ती के जी शान ही को बनाना है, दैट इज़ रॉन्ग। आप शान की परफॉर्मेंस भी देखें, उसके ऊपर वो उसको खिला नहीं रहे। इस पूरे मामले में क्या इस बात की भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है कि आपने शादाब को पिछले 2-2.5 साल वाइस कैप्टन रखा है? हाँ देखें, मगर देखें जो भी आज मेरी एक साहब से जो बात हुई है, जो मैंने आपको बताया कि जो क्रिकेट बोर्ड में थे और वो नहीं रहे, अब अचानक उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मेरे जब उनसे मैंने यही पूछा तो उनको भी ये है कि जनाब वो ये इन लड़कों का एक ग्रुप है, अब वो जो 4-5-6 लड़के हैं ये मिलकर अपने लड़कों को ही घुमा रहे हैं, तो शादाब भी उसी का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि भाई आपने क्यों भेजा उनको बाहर क्रिकेट खेलने के लिए, उंगली टूट गई क्या आपने? अभी मैं तो क्रिकेट बोर्ड से कहूँगा कि जब ये लड़के बाहर जाते हैं, खेलते हैं, पैसा बनाते हैं, अनफिट हो जाते हैं, तो आप इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोक दें, आप इनके पैसे रोकें। आप क्यों दे रहे हैं पैसे? ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर पाकिस्तान। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से पकड़ा जा सकता है जब आप इनके पैसों को रोकेंगे, इन पे फाइन करेंगे, और इसके अलावा ये नहीं रुक सकते। ये वो लड़के हैं कि जो फिर प्रेस वाले, उनके एक ग्रुप होगा जो पूरा जर्नलिस्ट इनको सपोर्ट, एक कैंपेन शुरू हो जाती है, वो ऑलरेडी चलना शुरू हो गई है। मगर आप ये तो देखें, कोई पूछे जो क्रिकेटिंग चेयरमैन थे, भाई आपको इतनी अकल नहीं थी क्रिकेटिंग चेयरमैन साहब को कि ये पूछते कि भाई आपके पास बॉलर्स मौजूद हैं, उनसे बॉलिंग क्यों नहीं कराते? आप मतलब 4-4 घंटे उनसे बॉलिंग नहीं कराते, वो पार्टनरशिप्स लग जाती हैं। आप पूछें तो रैपिड चेंजेस क्यों नहीं करते? कप्तान तो वो होता है कि जो चेंजेस वगैरह करता है। ठीक है आलिया, देखिए ये जो इस नहज तक आ गई है बात कि हम तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी को चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो वजूहात है ना फिर, और ये वजूहात इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों सर्टन प्लेयर्स को कैरी करते रहे, वो खेल नहीं रहे थे, उनसे बेहतर ऑप्शंस मौजूद थे लेकिन हम उनको खिला नहीं रहे थे, हम टीम में चेंजेस नहीं कर रहे थे। बारहा ये बातें होती रही थी उस वक्त भी कि फेवरेटिज्म हो रही है, दोस्तियां निभाई जा रही हैं, लेकिन फिर उनको दबा दिया जाता था। तो ये सारे इश्यूज थे ना आलिया, जब ही अब बाहर आ रहे हैं। जी दानिश, बिल्कुल ये इशू है और ये भी एक डिलेमा है पाकिस्तान में कि 2-4 साल गुजरते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को भी चेंज होना पड़ता है और कप्तान को भी चेंज होना पड़ता है। ये मशरूत है क्योंकि वो मतलब होता ही है ना। देखिए बात ये है कि आपका कप्तान उसके टेक्निकल डिसीजंस कमजोर भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन उसको अगर आप एक साइड पे रख देना तो बड़ी ईमानदारी से अगर आप जायजा लें तो आपका कप्तान भी उतना ही कामयाब होगा जितने के उसके स्किलफुल प्लेयर्स होंगे। अगर टीम, अब टेस्ट टीम की मिसाल तौर पर मैं बात कर रही हूँ कि आप कुछ भी कर लें, जब तक आपके पास वो प्लेयर्स, वो क्वालिटी नहीं आएगी ना, अब उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ठीक करना है, आपने अपने एनसीए की परफॉर्मेंस को ठीक करना है, आपने बेहतरीन कोचेस लेके आने, और उससे भी बड़ी बात दानिश कि अपने प्लेयर्स में ये चीज डालनी है कि भाई हमने इम्प्रूव करना है। वो परसू ऑफ ग्रेटनेस जो है वो बहुत जरूरी चीज है। वो किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो और वो लैक होती नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे आप देखिए जो गलतियां जो प्लेयर करता है अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं लगता हमें। आलिया आप प्रेशर नहीं डालते आए ना प्लेयर्स पे। अब जैसे 3-4 साल हम एक ही सेट ऑफ प्लेयर्स को खिलाते रहे हमने, और साथ साथ ये भी बोलते रहे कि भाई हमारे पास तो पीछे टैलेंट ही नहीं है, हम किसको रिप्लेस करें, तो और ज्यादा चौड़े हो जाते थे कि ठीक है पीछे टैलेंट नहीं है, हम कंप्लेसेंट हो सकते हैं। शायद आफरीदी कहते थे टैलेंट नहीं है और शायद आफरीदी ही टैलेंट निकाल के ला भी रहे हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं है, टैलेंट तो मौजूद है आपके पास। कामरान देखिए, इस वक्त ये मॉडर्न डे क्रिकेट में ना आपको लेजी रिफ्लेक्सेस वाले प्लेयर्स नहीं चाहिए, आपको फिट जो फुली एनर्जेटिक प्लेयर्स होते हैं। कामरान गुलाम इतना अच्छा बैटर आपके पास बाहर बैठा हुआ है, क्यों नहीं हम उसको चांस दे रहे? ठीक है, बहुत अच्छा फील्डर भी है। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जब आप बिल्कुल प्रोफेशनली और बिल्कुल ईमानदारी से जब चीजों का जायजा लेते हैं ना, देखिए ये भी गलत बात है दानिश कि हम यही हर वक्त कहते रहे कि नए प्लेयर ट्राई करो। एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल चीज होती है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं आलिया उसमें होता है कि थोड़ा थोड़ा रोटेशन करते रहे तो और आलिया क्लियर एग्जांपल है हमारे सामने, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम करती है, जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम करती है, हर सीरीज में आपको एक दो प्लेयर्स नए नजर आएंगे। न्यूजीलैंड दानिश देखिए, न्यूजीलैंड की टीम जो है ना, इसने 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रॉब्लम भी तो समझे ना कि हम पीछे से बच्चे हमारे तैयार भी तो नहीं है, हम उनको फौरी तौर पे इंटरनेशनल नहीं, लेकिन मैम जो लोग खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट और परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म करते आ रहे हैं, उनको हम ले भी तो नहीं रहे ना, ये भी तो मसला है। उसकी एक वजह है ना, बार बार पॉइंट ही वही है, आपको अपना डोमेस्टिक का लेवल हाई करना पड़ेगा, अपनी पिचेस ठीक करनी पड़ेंगी, अपनी बॉल्स देखें कि कौन सी बॉल जो है वो हमें ज्यादा सूट कर रही है। ये और जो सिलेक्शन का गाने आज मौका मिल ही गया तो उस पर जरूर बात करें कि जो हमारी नीचे की सिलेक्शन है ना, हम तो अभी नेशनल टीम की बात कर रहे हैं, जो हमारे नीचे के कोचेज हैं वो इतने कोई बेईमानी है उनके अंदर, इतनी बेईमानी है। और जहां किसी से ईगो, जब वो, मैं ये नहीं कहती कि उसमें सारे लोग ऐसे हैं, बहुत मेहनती प्लेयर्स कोचेस भी हैं, लेकिन हम ये मसाइल बहुत खौफनाक हैं जो नीचे के हैं, उसके लिए बहुत अच्छा स्टेप था। ठीक है, इस घंटे में कुछ मुख्तसर टाइम रह गया हमारे पास, मैं याया की भी ओपिनियन चाहूंगा। बट याया देखें, हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं इस वक्त ज़रूरत है टेस्ट में कैप्टन को चेंज करने की, लेकिन अगर उसका मुतबादिल मेरिट की बेसिस पर नहीं आता और वो एक्सपीरियंस नहीं होता और उसको भी उसी तरह कप्तान बनाया जा रहा है जिससे इससे पहले हम बनाते आए हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। शान मसूद की बात कर रहा हूँ। देखिए दानिश, बात दरअसल ये है कि आप बार बार ये बात कर रहे हैं और बार बार बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि कैंपेन चल रही है कि जी बाबर आजम के साथ नाइंसाफी हो गई, बाबर आजम के साथ ज्यादती हो गई, और खुद ही अभी वक्त आपने कहा कैंपेन चलाने वाले कौन लोग हैं जो कि खुद इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्लेयर पावर मौजूद है, इसमें कोई दो राय की गुंजाइश मौजूद नहीं है। आप उस वक्त क्यों नहीं बोले जब हारिस ने जेल से पर्ची निकाली, और उस वक्त क्यों नहीं बोले जब रमीज हसन राजा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दिया? आप उस वक्त क्यों नहीं बोले जब सरफराज अहमद को दीवार से लगाकर जो है वो कभी जो है वो हारिस को टीम में लेकर आ गए, कभी नदीम खान जो कि ताया से आजम खान के, उनको टीम में आप लेकर आ गए, उस वक्त क्यों नहीं बोले? और दूसरी बात यह कि क्रिकेट बोर्ड के फैसले क्रिकेट बोर्ड के अंदर ही हो रहे हैं ना, ये वजीर आजम हाउस में तो नहीं हो रहे फैसले। जब वजीर आजम हाउस में मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज और अजहर अली मिलने के लिए गए, निजाम के ऊपर बात करने के लिए गए, पहले अजहर अली को टेस्ट की कप्तानी से हटाया गया, फिर उसके बाद मोहम्मद हफीज के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए गए, मिसबाउल हक को बैक वक्त आपने बैटिंग कोच बना दिया, हेड कोच बना दिया, चीफ सेलेक्टर बना दिया, लेकिन आप नाराज हो गए, आपकी भवें चढ़ गई, आप की नाक का मसला हो गया कि जी मिसबाउल हक हमसे सवाल करने के लिए आ गए और आपने उनको तीनों फॉर्मेट से हटा दिया। क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के फैसले कर रहा है, तो आप मेरा ख्याल है उनको कर लेने दीजिए, क्योंकि लेकिन फैसले भी तो सही होने चाहिए ना याया। वो फैसला कहाँ, जहाँ पर भी हो, पीसीबी में हो या फिर पार्लियामेंट में हो या कहीं पर भी हो, सही होना चाहिए। कौन सा फैसला गलत हो दानिश, कौन सा फैसला गलत हो? नहीं, अचानक आपने जो शान को बनाया वो वाइस बताइए, कैप्टन, वो बहुत ज्यादा जल्दी में बना। देखें, फिर मैं यहाँ पर मुख्तसरन बात करना चाहूंगा, मुख्तसर बात ये करना चाहूंगा। अभी हाल ही में एक मसला पेश आया आपको टेस्ट मैच में कि आपका सिटिंग वाइस कैप्टन टीम से ड्रॉप था और उसने 10 बॉल की क्रिकेट में भी कप्तानी नहीं होती, टीम की कप्तानी कर रहा था, टीम में नहीं होते हुए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने वाइस कैप्टन बनाया। आउट ऑफ द बॉक्स कोई फैसला नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये कि फायदा क्या हुआ याया कि जब उसको नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला कि उस वक्त गलत हुआ, उसी वक्त सरफराज को दे देनी चाहिए थी कप्तानी, आपने उसको गलत भेजा, तो इसका ये मतलब तो नहीं आपने ऐसे लड़के को कप्तान बना दिया जिसको ड्रॉप कर दिया गया। नहीं, तो यही तो झगड़ा तो शुरू हो गया ना। आपने भी खुद ही खुलासा किया ना, प्लेयर पावर यहाँ पर आपको नजर आई, आपको तो वेलकम करना चाहिए था क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया। लेकिन एक गलत चीज को खत्म करने के लिए आप दूसरा गलत फैसला नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, अगले घंटे में हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर भी बात करनी है, तीसरे वनडे इंटरनेशनल बात करनी है, और इस इशू को भी हम जरा पाए तकमील तक लेके जाएंगे। आर में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन की। उधर नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में टॉस हो चुका है, बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला
किया है, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी चेंज की है, क्योंकि पहले 2 मैच में बाबर आजम चाह रहे थे कि वो पहले बॉलिंग ही करें। पाकिस्तान टीम में आज के तीसरे और आखिरी डिसाइडिंग मैच के लिए 2 तब्दीलियाँ टीम में की गई हैं और बाबर आजम ने टॉस के बाद ये भी कहा कि ये फोर्स चेंजेस हैं। इमामुल हक और नसीम शाह दोनों सही फील नहीं कर रहे हैं, इस वजह से 2 चेंजेस हमें करनी पड़ी। शान मसूद टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और मोहम्मद हसनैन टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। एक्सपर्ट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के पर्सन सैयद यायूब हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सिकंदर, कैसी लगी आपको ये चेंजेस तीसरे और आखिरी मैच के लिए? देखो, पूरी स्ट्रेटजी उन्होंने अपनी चेंज कर दिया है, विच इज़ नॉट अ बैड आइडिया। देखो, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। आप अगर पहले टॉस जीत कर बॉलिंग करते हुए हारे और आपको मज़ा नहीं आया तो ठीक है, यू मस्ट ट्राई दिस। और आपको ऐसा लग रहा था कि दूसरी इनिंग्स में बॉल ज़्यादा तेज़ी से ग्रिप हो रहा है और टर्न हो रहा है। याद भी नहीं है कि हारिस सुहेल आपके पास बॉलर एक मौजूद है, उससे अभी तक आपने बॉल भी नहीं अब ये भी नहीं पता कि वो कितने निक में हैं, मतलब बॉलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नेट्स में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। खेले क्यों खिलाया गया भाई? ही सपोज टू बी एन ऑलराउंडर। अगर वो नहीं बॉल कर रहे तो उसको खिलाया किसने? ये भी तो पूछना चाहिए। क्या तो एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं ना? नहीं, ऐसा बैट्समैन क्या बात कर रहे हो यार? अब्दुल रज़ाक खेल रहे हो, शाहिद अफरीदी खुद खेल रहे हो, तो क्या होगा? मैं बॉलिंग नहीं करता था, सिर्फ बैटिंग करूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ही इज़ एन ऑलराउंडर। व्हेन यू इंक्लूड समबडी, बॉलिंग ही नहीं कराई। इसलिए मैंने याया से भी कहा था कि यार ज़रा पता तो लगाओ, भट्टी साहब से भी, कि वो फिट भी है या नहीं है कि बॉलिंग कराने के लिए। एक बॉलर जो कि ऑलराउंडर था, जिसको मिसबाहुल हक ने बोला कि 2015 के वर्ल्ड कप में पूरे 10 ओवर कराएगा, वो 1 ओवर नहीं करा रहा। वाई? कुछ चेंजेस पर आलिया आपसे ही बात कर लेते हैं। वैसे तो चेंजेस होती नहीं है पाकिस्तान टीम में, लेकिन जब भी होती हैं वो फोर्स चेंजेस हमें नज़र आती हैं। अगर कोई फिट ना हो या किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो चेंज होती हैं। आज जो चेंजेस हुई हैं वो आपको ठीक लग रही हैं? देखिए, अगर वो कप्तान ये कह रहे हैं कि कोई जख्मी है, कोई बीमार है, तो हम डाउट तो नहीं करते। नहीं, हम डाउट नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई जख्मी होता है तो ही चेंज होता है। हम खुद से ये चेंज नहीं करते टीम की बेहतरी के लिए। ये बात इसलिए कि हमारे माइंड जो है वो बिल्कुल ब्लॉक्ड होता है और हमने सोच लिया होता है कि चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने इन्हीं से एक पहला मैच जीता है, अब दूसरा हार गए हैं, तो अब अगर कुछ प्रेशर पड़ रहा है इधर उधर से तो चलो। क्योंकि देखें, शान को वाइस कैप्टन बनाया है, जिससे पहले हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कंट्रोवर्सी की, तो अब मेरा ख्याल है उनको खिलाना भी जरूरी था। सिर्फ गौर आपने यही करना है कि किस जगह पे खिलाना था। फखर को आपने चांस दिया है। आप ये ध्यान में रखें कि वर्ल्ड कप को सामने हमने जरूर रखना है, जो इसी साल होने जा रहा है। तो क्या हम उनको एक आध मैच के बाद ड्रॉप करेंगे? नहीं, वो नहीं हो सकता। अच्छा, फिर इमाम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कम से कम होम ग्राउंड पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इन कंडीशंस के वो बादशाह हैं, तो हम वो भी नहीं बनता। तो उसके बाद फिर बाबर है, फिर रिजवान है। मेरा ज्यादा कंसर्न जो है वो चौथे नंबर की बैटिंग है दानिश। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, या तो अगर आपके पास हारिस सुहेल, आई डाउट, मैं एक इनिंग्स के ऊपर उनके ऊपर डाउट नहीं करना चाहती, लेकिन क्या हारिस सुहेल या आपको आगा सलमान में से किसी एक को चौथे नंबर पर खिलाना चाहिए, मेरा ये ख्याल। आप कह रही हैं रिजवान की जगह किसी और को आना चाहिए? जी, इसलिए कि तेजी से स्कोर करना इम्पोर्टेंट है। आगा सलमान बेटर चॉइस लग रहे हैं मुझे, क्योंकि थोड़े से वो दलेर हैं और स्ट्राइक रोटेट करते हैं, और इसी चक्कर में वो रन आउट भी हो गए थे, लेकिन वो बेहतर लग रहे हैं मुझे सारे इस वक्त जो कंडीशन चल रही है हमारी टीम का जो चल रहा है उसके हिसाब से। तो चेंजेस जो हैं वो शान जो है उन्होंने आपको पता है लिस्ट ए में भी और 50 ओवर क्रिकेट में उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, तो शान से यही उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छा खेलेंगे और मजा आएगा उनकी। देखिए, उन्होंने शॉट्स बड़े अच्छे डेवलप किए हैं दानिश। हम लोग जो थोड़ा बारीकी से क्रिकेट को देखते हैं, समझते हैं, वो आउट जरूर हुए हैं, उन्होंने गलत शॉट सिलेक्शन करके टेस्ट में आउट जरूर हुए हैं वो, लेकिन उनके पास शॉट्स हैं, उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने अपने पर मेहनत की। आई होप कि आज वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करे और पाकिस्तान को आज जीत के सीरीज जीतनी चाहिए, ताकि आपके कप्तान को भी कॉन्फिडेंस आएगा, कौम को भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हम ओडीआई क्रिकेट में अच्छा कर रहे होते हैं। अब आपके बॉलर्स का एक इशू जरूर है दानिश, वो आप चाहें तो हम आगे उस पर बात कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। श्योर, हम वसीम जूनी के बारे में बात करना ज़रूर चाहेंगे कि क्या हम एज अ थर्ड बॉलिंग ऑप्शन, सीम बॉलिंग ऑप्शन, क्या हम वसीम जूनी के साथ किसी और को भी तैयार कर सकते हैं? इस पर आगे चल के बात करेंगे। बट यार, ये जो बैटिंग ऑर्डर की बात हो रही है, आपको लगता है शान मसूद के टॉप ऑफ ऑर्डर में आने से पाकिस्तान के इस बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा और मोमेंटम हमें नज़र आएगा और हमारे प्लेयर्स को, हमारे बैटर्स को थोड़ा खुल के खेलने की ज़रूरत तो है? देखिए दानिश, टीम कौन बना रहा है, टीम कैसे बन रही है, ये अब आपको पता चल जाना चाहिए। और जो अभी टॉस के वक्त बाबर आजम ने बात की कि इमामुल हक अनफिट हैं, यार 2 मैच खेलने के बाद कैसे कोई अनफिट हो सकता है?
प्रेजेंटेशन सेरेमनी में गुज़िश्ता मैच की बाबर आजम ने कहा कि हमने नया बॉल बहुत अच्छा खेला। कहाँ नया बॉल आप अच्छा खेले थे? आपके दोनों ओपनर आउट हो गए थे अंडर 10। उसके बाद आज उनका ये कहना है कि जी इमामुल हक जो है वो अनफिट हैं। आप स्ट्रेट अवे कहते हैं कि यार आज हम उनको रेस्ट करा रहे हैं, इसमें कौन सी नाराजगी की बात है? क्योंकि अगर मैं ये कहूँ, जो मेरे जराए बता रहे हैं कि बाबर आजम जो थे वो इमामुल हक को बैठाने के हक में नहीं थे और वो चाहते थे कि ठीक है अगर आप फोर्स चेंज कर रहे हैं और आप टीम में शान मसूद को डाल रहे हैं तो आप फखर की जगह डालें, लेकिन परफॉर्मेंस जो इमामुल हक की थी उस बुनियाद को ये फैसला करना पड़ा, क्योंकि शायद आफरीदी चाहते थे कि आखिरी मैच में कम से कम पाकिस्तान 4 तब्दीलियों के मैदान में उतरे, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन था कि आज पाकिस्तान 2 अप होता सीरीज में, तो आज मैच भी आपको जीतना है। आज तो आपने नसीम शाह को नहीं खिलाया, और ज्यादा मुनासिब होता है कि आप वसीम जूनियर की जगह जो है वो टीम में हसनैन को इन करते। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, आलिया ने जिस तरह बात की, यही मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज कर रहा था कि दोस्ती यारी और ये पाकिस्तान, लेकिन नंबर 4 पर रिजवान का पत्ता नहीं है खेलना। जिस तरह वो T20 क्रिकेट में इनिंग का आगाज करने के लिए आए, उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो सबके सामने है, लेकिन जहां वो परफॉर्म नहीं करते वहां पर सवालात उठने लगते हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान बैट्समैन खत्म हो गए कि रिजवान नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं? इंतहाई अहम पोजीशन है यहाँ पर, तो उस बैट्समैन को बैटिंग करना चाहिए जो फास्ट बॉलर को अच्छा खेल लेता हो, जो स्पिनर को बहुत अच्छा खेल लेता हो। और रिजवान और बाबर जिस तरह स्पिनर के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं वो सबके सामने मौजूद है, और रिजवान जिस तरह बैटिंग आके कर रहे हैं, और अगर आप उनकी कारकर्दगी देख लें तो वो सबके सामने मौजूद है। और रिजवान सिर्फ T20 की बुनियाद पर टेस्ट मैच खेल रहे थे, रिजवान सिर्फ T20 की बुनियाद पर वनडे क्रिकेट खेल रहे थे। अब ये तनकीद नहीं है, ये हकीकत है। आप जाइए, आदादो शुमार देखिए, रिकॉर्ड देखिए, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या ठीक है और क्या गलत है। हाँ, जहाँ तक आप हारिस सोहेल की बात कर रहे हैं, जो 26 माह बाद आउट ऑफ द बॉक्स अचानक टीम में उतरे, लेकिन उन्होंने आकर साबित किया, तो ये फैसले पाकिस्तान क्रिकेट में होते रहे। दानिश, और आज की अगर आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो देखें, बात बहुत सीधी सी है कि सलमान अली आगा को आप नंबर 7 पर खिलाते हैं टेस्ट मैच में, इतनी लंबी आप बैटिंग लेकर चलते हैं, तो सलमान अली आगा जिस तरह लास्ट मैच में खेले हैं, सिचुएशन के हिसाब से खेले हैं, अभी आपको ये तय नहीं हुआ कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। आपकी टीम में 2 फोर्स चेंज तो बनती है मुस्तकबिल में, एक शादाब टीम में आएंगे, एक शाहीन शाह अफरीदी टीम में आएंगे, लेकिन आपका मिडल ऑर्डर जो है ना वो इंतहाई गैर महफूज हाथों में है। थोड़ा सा इफी है अभी, थोड़ा सा आपको अंदाजा नहीं है अभी कि आपने एक्चुअली क्या कॉम्बिनेशन रखना है। बट सिकंदर, ये रिजवान का भी मौमा है, थोड़ा सा समझाएं हमें। T20 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब लॉन्गर फॉर्मेट में जाते हैं तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आती। क्या वनडे में भी ऊपर ही आना चाहिए इनको, या फिर इनका क्या बैटिंग ऑर्डर आप देखते हैं? क्योंकि उस तरह से तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना जिस तरह T20 में करते हैं। देखिए, वो T20 का अगर आप सबसे पहले तो मैं T20 की बात करूंगा, वो नंबर 1 रह चुके हैं, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन। जी, परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरीली किसी ने लिखा था कि जी अपने लिए लड़के खेलते हैं, ICC रैंकिंग के लिए खेलते हैं, मगर आप लोग सब भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलूंगा कि एशिया कप का फाइनल हम इनकी वजह से हारे। ओपन गए थे, 8 रन की एवरेज से आउट होकर आए, 16वें ओवर में तो 18 की एवरेज पहुंचाकर वापस आए। आई डोंट नो व्हाई ये। अब रिजवान जो है टेस्ट क्रिकेट के लिए 4 नंबर के तब प्लेयर ही नहीं थे, लोग खैर वो तो नीचे खेले थे, मगर उनको 4 नंबर भी भेजा गया। वनडे की भी मैं नहीं समझता उनमें फॉल्ट हैं, वो ऑफ स्टम्प के नहीं, लेग साइड के बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, वो यहाँ से खेलते हैं ऐसे करके, तो इसलिए वो फंस जाते हैं कि जब स्पिनर कोई अच्छी बॉल कर रहा होता है इस साइड पे आके वो फंस जाते हैं। मैंने अभी डेटा सा निकाला था कि रिजवान और बाबर ने कल जो मैच खेला वो 4th ओवर में आए थे, रिजवान और 20वें ओवर में आउट होकर गए, उसके दरमियान जो रन बनाने की एवरेज थी वो 7 तक पहुँच गई थी, यानी कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की खेलने की कि वो थोड़ा तेज़ी से खेलें। इसी तरह बाबर भी जो है 40 ओवर खेले, 40 ओवर में उन्होंने 79 रन्स किए और 1.97 की एवरेज की रन रेट से वो खेले, तो उनकी भी गलती है। जिस तरह कल हम बात कर रहे हैं उसके रिजवान की, तो रिजवान तो नंबर 4 का प्लेयर नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ओपनर अच्छा है वो। जब ओपनर में T20 में जाके वो फिर और भी मसला हो जाता है ना, अगर आप उनको 4 पे नहीं खिलाते, फिर 5, 6 पे, 7 पे अगर आपको मैच ख़त्म करना है और तेज़ खेलना है तो उसमें फंस जाते हैं ना वो, बिल्कुल वो 100% फंसते हैं। वो सलमान आगा की जो बात कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हो, उसमें एक फड़क है। मगर हारिस सोहेल की मैं ज़रूर बात करूँगा, अभी उन्होंने एक इनिंग में थोड़ा सी फड़क दिखाई है, कैच उन्होंने छोड़ा, झलक ही दिखाई है, सिर्फ हल्की सी झलक दिखाई है, 1-2 छक्के मार के, अभी उन पे प्रेशर नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2 कैच छोड़ा उन्होंने, फिटनेस का उनका मुझे मसाइल नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट भी गेन कर लिया, बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करा रहे। तो अब उनकी जो सिचुएशन है, अभी एक मैच से तो हम नहीं कह सकते हो हमें प्लेयर मिल गया, उनके साथ बहुत ज्यादती उस वक्त जरूर नहीं, हम ये कह सकते हैं हारिस सोहेल ने दिखा दिया, ये भी नहीं कह सकते ज्यादती जरूर हुई उनके साथ कि उन्होंने 7 मैचों में उनकी 4 50 थे, उनको ड्रॉप किया, बिल्कुल सही था कि उनके साथ सरासर ज्यादती हुई। मगर अब
क्या वो हिस्सा बन सकते नहीं बन सकते, हमें फ्यूचर में पता। ठीक है आलिया, थोड़ी सी प्लेइंग कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। हम बहुत बात कर रहे हैं कि जिस वक्त रिजवान और बाबर आए उस वक्त स्कोरिंग रेट हमारा बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। सिकू भाई बता रहे हैं 1.9 के एवरेज से हमने रन स्कोर किए। ठीक है 2 विकेटें गिर गई थी, ठीक है बॉल बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था, इतना टर्न हो रहा था कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी परेशान हो रहे थे, उनकी समझ में नहीं आ रही थी। हैविंग सेड दैट, आप सिंगल डबल्स कर सकते हैं, आप इस बात पर फोकस रख सकते हैं कि हमें स्ट्राइक रोटेट करते रहना है ताकि जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है, वो उस तरह ना बढ़े। दानिश, इससे पहले कि बैट्समैन पर बात हो, मैं एक चीज की जरूर तारीफ करना चाहूंगी। देखिए हमें वर्ल्ड कप जो इस साल होना है उनकी कंडीशंस को जो इंडिया में होना है सामने रखते हुए ये तारीफ बनती है कि ये कंडीशंस जो बनाई गई हैं, ये जो पिचेस बनाई गई हैं जिसमें आपकी शुरू के 25-30 ओवर्स में बैटिंग जो है वो वैसे भी नई गेंद के साथ बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद आप देखते हैं कि टर्न भी मिल रहा है, बाउंस भी मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड ने ये अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। इस पे हम देखें, इसी पे हम एक्सपोज भी हो रहे हैं ना, यही हमारे मसाइल हैं जिसका आपने इंडिकेट भी किया है। जिस तरह बाबर और रिजवान खेल रहे थे, हमारे मोस्टली प्लेयर्स जो हैं वो स्पिनर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं खेल सकते, ये बात हम हमेशा से जानते हैं। हालांकि हम लोग रिवायती तौर पे ये समझा जाता है कि पाकिस्तान ने इंडिया बांग्लादेश को सामने रखते हुए कि यहाँ पे स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, लेकिन हम लोग नहीं खेलते। हम हमेशा पसंद करते हैं बल्ले पे गेंद आए, बाउंस हो, तेज खेलते हैं, वो ज्यादा हमारे प्लेयर्स जो हैं उसमें कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मेट है वनडे क्रिकेट का जहाँ भाई आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से जाएं, थोड़ी सी फील लें और उसके बाद रन बनाना, पिच पे जाके पिच ऑक्यूपाई करना और रन बनाना, यही तो खेल है बेसिकली बैट्समैन का। अगर जाते हैं यार आप टुक 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 करके आप उसको ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक से प्रेशर पैदा होता है, उससे आप रन आउट भी होता है, उससे आप अच्छी बॉल पे आउट भी हो जाते हैं, तो एंड ऑफ द डे आपने विकेट थ्रो हो ही जाती है। तो आपको उस कीमती वक्त का जो इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बैटर्स के लिए कि उसको वो कैसे करते हैं। और जैसे जैसे आप देखिए रन रेट पर बढ़ता जाता है, वो सब प्रेशर में आके जो है वो फिर फोर्सफुली मिस्टेक्स होती हैं, इनवेरिएबली होती हैं। तो ये इस चीज को समझना और गेम की सिचुएशन को समझ के खेलना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आज बहुत अच्छा फैसला लग है। अगर वही कंडीशंस हैं जैसे बाबर कह रहे थे और अगर हमें बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, शान के ऊपर भी आज प्रेशर होगा कि उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म करना है और उस तरह विकेट अपनी थ्रो नहीं करनी जिस तरह उन्होंने टेस्ट मैच। बिल्कुल लालिया, सिर्फ शान पे ही नहीं, पूरी पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप पे आज प्रेशर ज़रूर होगा क्योंकि पाकिस्तान आज पहले बैट कर रहा है और हम नसीम शाह की गैर मौजूदगी में आज टोटल को डिफेंड कर रहे होंगे। अब मोहम्मद हसनैन हो या वसीम जूनियर हो या पाकिस्तान के जो दीगर बॉलर हैं हारिस रऊफ समेत, वो क्या इतने इफेक्टिव नज़र आते हैं हमें कि न्यूजीलैंड के 11 प्लेयर्स को आउट कर सकें? क्योंकि अभी तक हम पहले 2 वनडे इंटरनेशनल देखे तो नसीम शाह ने ही ज़्यादातर विकेट्स हासिल किए हैं और पाकिस्तान को कमांडिंग पोजीशन में लेके आए। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस सूरत हाल पे बात करेंगे कि पाकिस्तान को कितना टारगेट लगाना होगा। कि स्पेशल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और फैसला कुन मैच इस वक्त कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में जारी है और पाकिस्तान ने 3 ओवर के अख्ताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन बनाए हैं। जो पहले बैटिंग करने का फैसला था वो अब तक कुछ इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। जो 1 विकेट गंवाई है पाकिस्तान ने वो शान मसूद की सूरत में गिरी। ही गॉट अ रिपर बाय लॉकी फर्गसन। क्या शानदार ओवर कराया लॉकी फर्गसन ने अपना, जो फ़खर जमान को ये बॉल्स बीट कराई हैं उन्होंने। शानदार बॉलिंग सिकंदर, बहुत बहुत अच्छा बॉलर। पिछले मैच में मैंने जिक्र भी किया था कि वो जो गेंद फ़खर को उसने आउट किया था, यहाँ से एज लगा था और उधर चला गया था विकेट, लीविंग द लेफ्ट हैंडर। बहुत स्किट करता है फर्गूसन जो है, ही इज़ क्विक, मतलब 145-48 करा रहे हैं, ही इज़ रियली क्विक। तो मतलब इस स्टैंडर्ड से इन पिचों पे ये ऐसे गेंद कर रहा है तो आप सोचें कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की पिच जहाँ सीम होता है वहाँ क्या करता होगा। ये बॉल बहुत ही ज़बरदस्त और आज भी उसने बड़ी अच्छी बॉल की है। ठीक है, ये तो था इस वक्त का स्टेटस। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान आज पहले बैटिंग कर रहा है। नसीम शाह पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। जो 2 वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, एटलीस्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उसमें नसीम शाह का काफ़ी किरदार था। तो या आज क्या टोटल आपको लगता है पाकिस्तान को प्लेस करना पड़ेगा? टोटल प्लेस करने में पाकिस्तान टीम थोड़ा सा लड़खड़ाती भी नज़र आई है हमें ऑफ लेट, तो इतना आसान होगा नहीं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक कहा दानिश आपने और नो डाउट आज टीम के कप्तान बाबर आजम की जो डिसीजन मेकिंग है उसका एक बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि अगर आप लास्ट मैच देखें जिस तरह न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कप्तानी की और अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, और आज मैं बिल्कुल ऑल आउट जाऊंगा सिकंदर बख्श साहब के साथ जो बार बार ये बात करते हैं कि
व्हाई नॉट आप हारिस सोहेल से क्यों बॉल नहीं करवाते? अगर पिच में वैसा ही वेयर एंड टेयर है और स्पिनर्स को हेल्प कर रही है तो पाकिस्तान टीम को बिल्कुल आज बड़ी कमांड के साथ, बड़ी हिम्मत अमली के साथ खेलना होगा। और आलिया ने जो बात की है मैं उससे 100% इसलिए इत्तेफाक करता हूं कि उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर में आपने इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है। हर पिच आपको बैटिंग पैराडाइज नहीं मिलेगा, कुछ ऐसी डाइसी पिचेस भी होंगी जहां पर स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। तो ये एक अच्छा पाकिस्तान टीम के लिए एक्सपीरियंस होगा। पाकिस्तान टीम तजुर्बा हासिल करेगी इन पिचेस के ऊपर खेलकर। तो हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को यहाँ पर अपने आप को अप्लाई करने की जरूरत है कि कैसे आप स्पिनर्स को हैंडल करते हैं और टैकल करते हैं और रन चुराते हैं। ये तो स्पिनर्स को हैंडल और टैकल करने की बात हो रही है आलिया। यहाँ पर इस वक्त फ़िलहाल जो मसला नज़र आ रहा है वो सीमर्स को टैकल करने का नज़र आ रहा है। और जिस अंदाज से लॉकी फर्गुसन बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले 2 ओडीआईज़ में भी जो उन्होंने की है, कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो जबरदस्त पेस है उनकी। और इमाम भी पिछले मैच में इन्हीं की बॉल पे आउट हुए थे जब वो शॉर्ट पिच उन्होंने की और वो चले गए थे उसको हुक करने। लेकिन दानिश, मेरा ख्याल है चैलेंज तो है, क्योंकि शान के ऊपर बात करना चाह रही थी कि वो अफसोस हुआ कि वो बड़े एक्सपेक्टेशन थी उनसे कि वो आज पहला मैच खेल रहे हैं इस सीरीज का और वो बड़ा स्कोर करेंगे और प्लस वाइस कैप्टन के तौर पे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उनसे। खैर एनी हाउ, ये क्रिकेट में होता रहता है। मगर ज़्यादा जो बात अब मैं करना चाह रही थी वो हसनैन को हम खिला रहे हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बॉलर तो हैं। अभी पाकिस्तान कप में भी उन्होंने 8 विकेटें ली हैं 6 मैचेस में। और नई बॉल के साथ भी वो देखना ये है कि नसीम की जगह क्या वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जहन में हमें रखना चाहिए कि उन्होंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं खेली हुई, मगर अच्छी पेस है उनके पास भी, अच्छी लेंथ पे, हार्ड लेंथ पे अगर वो करेंगे बॉल। थोड़ा सा मुझे लगता है, मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ दानिश कि मुझे लगता है कि हमारे बॉलर्स को ना बताना चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा प्लेयर्स को, यानी कप्तान को भी और जो दूसरे प्लेयर्स भी वहाँ मौजूद हैं, कि क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादा जैसे हारिस रऊफ को भी हमने देखा या नसीम को भी देखा, तो ये लोग जो हैं वो लेग साइड के ऊपर ज़्यादा बॉल जो है वो शुरू में जा रही होती हैं उनकी। हालांकि इनको थोड़ा सा एक ऑफ स्टंप पे या स्टंप्स पे रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरह के उनके बॉलर्स अभी आप देख ही रहे हैं जिस तरह वो गेंद करवा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस का भी एक इशू है। वसीम जूनियर की बात कर रहे थे, वसीम जूनियर थोड़े से अनलकी रहे, उनकी 3 विकेटें जो है ना वो एक्चुअली निकल गई हाथ से कैचेस ड्रॉप होने की वजह से, क्योंकि बॉल जैसे ही पुराना होता है वसीम बहुत अच्छा वो रिवर्स जो है वो कर लेते हैं। मगर जहां उनकी पेस कम है, फिर जहां नहीं उनको हेल्प मिल रही होती कंडीशन से, वहां फिर उनको मार भी पड़ती है। जितना आप अपनी लाइन और लेंथ अच्छी रखेंगे उतना आप इफेक्टिव रहेंगे। आई होप वक्त के साथ हमारे सारे नौजवान सीखेंगे इंशाल्लाह और खेल के सीखेंगे। सिकंदर, शान मसूद आज टीम में आए हैं। श्योर सर, ये जो कह रही है आलिया बहुत सही बात कह रही है कि कोई उनको सिखाने वाला, मतलब कोई सीनियर। वकार यूनुस उनके साथ कितना अर्सा रहे, मतलब वकार यूनुस से बड़ा बॉलर है पाकिस्तान में, मतलब कितने अरसा रहे हैं। पहले तो वो चीफ कोच थे, उसके बाद वो बॉलिंग कोच थे और यही लड़के उनके साथ थे। एक छोटी सी चीज़ है बॉल सिखाने की कि यार ये आपकी लाइन है, आप इधर गेंद करें, राइट। मैं उसका या मलिंगा था ना, यहाँ से गेंद करता था श्रीलंका, मैं उसका पढ़ रहा था कि उसने यॉर्कर्स किस तरह सीखी, कि उसने एक चीज़ बिछाई हुई थी तौलिया शोलिया, बस उस पर 100 बॉलें करता सर। लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, छोटी सी मासूम सी बात है कि नेशनल टीम के लिए प्लेयर आ रहा है खेलने के लिए, उसको तो सीखा हुआ होना चाहिए। आप अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप डोमेस्टिक में नहीं खेल के सीखते कि आपको कहाँ बॉल करनी है। ये तो एक छोटा सा फॉर्मूला है कि ऑफ साइड या ऑफ स्टंप एंड विद इन द स्टंप्स आपने कहने, नॉट टुवर्ड्स द लेग साइड। लेग साइड पे 3 हम बॉलिंग करते थे, एक फाइन लेग, एक स्क्वायर लेग, एक मिड ऑन, बस। अच्छा, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था, बस टाइम खत्म होने वाला है। शान मसूद और मोहम्मद हसनैन अभी टीम में आए हैं, इनको फ़ौरन से आपने जज नहीं करना, इनको थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों के लिए है। 2 मैचेस में एक बंदा नहीं खेलता, तीसरे मैच में आप उसको बीच में से लेके आते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बेहतरीन अंदाज में खेल लेगा, थोड़ा सा अनफेयर है। नहीं, देखिए दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। शान रन्स करता हुआ आया, अब अनफॉर्चुनेटली वो बहुत गलत खेला ही गलत है। कुछ ऐसे शॉट्स मारे टेस्ट क्रिकेट में जो नहीं मारे। आज तो पिच मिल गया उसको, आज तो खैर बहुत अच्छा गेंद हो गया, वो आउट हो गया, चले गए। हसनैन रेगुलर खेलते हैं, मगर उनको भी कभी अंदर कर देते हैं, कभी बाहर कर देते हैं। मगर उनको थोड़ा सा अगर रोटेशन करो तो प्रॉपरली करो, कि एक लड़के को एक दफ़ा हटाया, एक दफ़ा लड़के, ताकि लगे कि आप रोटेशन कर रहे हैं। आप उसको ड्रॉप करते थे, रोटेशन पे नहीं हटाते थे। रोटेशन पे अगर हटाना है तो अगर रेस्ट देना था, आपने शाहीन को नहीं दिया, आपने नसीम को नहीं दिया, वसीम को नहीं दिया, आपने हारिस सोहेल को अब तक नहीं दिया, वो भी अनफिट हुए हैं। तो ये हमारे मेन बॉल। एनीवे,
इनको अभी जज ना करें, ये सारे हमारे टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं और इनको खिलाकर हमें इनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है। राइट, तीसरा और आखिरी फैसला कुन मैच इस वक्त कराची में जारी है और 5वें ओवर का गेम इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान ने एक विकेट के नुकसान पे 8 रन बनाए। लेट्स होप फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स हमारी परफॉर्मेंस और बेहतर हो और हम एक अच्छा टारगेट प्लेस करने में कामयाब हो ताकि हमारे बॉलर्स के पास मौका हो उसको डिफेंड करने का। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल इतना ही। सिकंदर बाग, तालिर रशीद, सैयद याहिया हुसैनी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।